हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग स्टडी कर रहे थे क्लास 12 का चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। इस चैप्टर के हमारे 7 लेक्चर्स कंप्लीट हो चुके हैं। जिन्होंने अभी तक वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं, आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का नाम है क्लास 12। इस प्लेलिस्ट में आपको सिर्फ क्लास 12 के चैप्टर्स के ही वीडियोस मिलेंगे, एज वेल एज इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उन लेक्चर्स का लिंक दिया गया है। आज के इस वीडियो में हम लोग सीड के स्ट्रक्चर को, फ्रूट के स्ट्रक्चर को, एज वेल एज टाइप्स ऑफ सीड्स एंड टाइप्स ऑफ फ्रूट्स को स्टडी करेंगे। एंड जिन्होंने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि जो भी अपकमिंग वीडियो अपलोड होगा उसका आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिल जाएगा। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले एक बार फिर से हम सारे स्टेप्स के फ्लो चार्ट को देख लेते हैं जो कि सेक्सुअल लाइफ साइकिल में इन्वॉल्व है। देखिए यहाँ पे आपका फ्लो चार्ट दिया गया है। फ्लो चार्ट में सबसे पहला है आपका प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में हम लोगों ने मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट के बनने में जितने भी स्टेप्स थे उनको डिटेल में स्टडी किया था। मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट के बनने को प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं गैमेटोजेनेसिस। गैमीट बनने के बाद मेल गैमीट ट्रांसफर होता है फीमेल गैमीट के पास। फ्लावर्स में जहां पे मेल गैमीट प्रेजेंट होते हैं उस स्ट्रक्चर को बोलते हैं पोलन। तो पोलन ट्रांसफर होते हैं फीमेल पार्ट के पास। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन को भी हम लोग डिटेल में स्टडी कर चुके हैं। उसके बाद फर्टिलाइजेशन होता है। तो फ्लावरिंग प्लांट में एक स्ट्रक्चर के अंदर दो जगह सेम टाइम पे फर्टिलाइजेशन होता है, तो इसलिए हम उसको डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। डबल फर्टिलाइजेशन। फीमेल पार्ट की अगर हम फ्लावर की बात करते हैं तो इट इज ओवरी। एक सेकेंड लिख लेते हैं, ओवरी। ओवरी के अंदर एक और स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, उसको ओव्यूल बोलते हैं। ओव्यूल के अंदर एक और स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसके अंदर फर्टिलाइजेशन होता है, उसको हम एम्ब्रियो सैक बोलते हैं। एम्ब्रियो सैक। तो आपके जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं वहां पे दो मेल गैमीट फॉर्म होते हैं, एक पोलन ग्रेन से। तो दो मेल गैमीट एम्ब्रियो सैक में दो अलग अलग सेल से फर्टिलाइज करेंगे। तो यहाँ पे हम सिर्फ उन सेल्स को ड्रॉ करेंगे जिससे कि आपके मेल गैमीट फर्टिलाइज करेंगे। तो सेंटर पे सेंट्रल सेल प्रेजेंट होती है, इसके अंदर दो न्यूक्लियस होते हैं। सेंट्रल सेल में दो न्यूक्लियस होते हैं, उससे एक मेल गैमीट फर्टिलाइज करेगा आके। तो यहाँ पे तीन न्यूक्लियस फ्यूज कर रहे हैं, इसलिए इसको हम बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन। ट्रिपल फ्यूजन। इससे जो स्ट्रक्चर बाद में डेवलप होगा उसको हम लोग एंडोस्पर्म बोलते हैं। तो एंडोस्पर्म डेवलपमेंट पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में आएगा। एंड जो ये फर्टिलाइजेशन हो रहा है उसको हम लोग ने फर्टिलाइजेशन इवेंट में पढ़ा था। नेक्स्ट आपका एक एक्सेल प्रेजेंट होती है जिससे कि दूसरा मेल गैमीट फर्टिलाइज करता है। इससे जो स्ट्रक्चर बनता है उसको हम जाइगोट बोलते हैं। ठीक, इस प्रोसेस को हम लोग सिनगैमी बोलते हैं, मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट के फ्यूजन को। जाइगोट बाद में फर्दर डेवलप होता है एम्ब्रियो में। तो एम्ब्रियो डेवलपमेंट भी आपका फर्टिलाइजेशन के बाद आएगा, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में, एम्ब्रियो डेवलपमेंट में। फर्टिलाइजेशन में हम लोगों ने देखा कि कैसे मेल गैमीट आपका सेंट्रल सेल से एक आपका दूसरा एग सेल से फर्टिलाइज कर रहा है, तो वो फर्टिलाइजेशन वाले स्टेप में आ रहा है। बाद में वो जो स्ट्रक्चर डेवलप होंगे एंडोस्पर्म एंड एम्ब्रियो में, वो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में आएंगे। तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में हम लोग ने एम्ब्रियो डेवलपमेंट पूरा स्टडी कर चुके हैं, एंडोस्पर्म डेवलपमेंट पूरा स्टडी कर चुके हैं, टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म एंड टाइप्स ऑफ एम्ब्रियो को भी देख चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग फ्रूट के स्ट्रक्चर को, सीड के स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे एंड टाइप्स ऑफ फूड एंड टाइप्स ऑफ सीड्स को स्टडी करेंगे। स्टार्ट करते हैं अपने पहले टॉपिक से, इट इज सीड। सीड। नाउ सीड कैसे बनता है? सी, हम लोग यहाँ पे फिर से फीमेल पार्ट ऑफ अ फ्लावर को ड्रॉ करते हैं। हेयर इट इज स्टिग्मा, जिसके ऊपर पोलन ग्रेन आते हैं। हेयर इट इज स्टाइल एंड लोअर जो स्वेलन पार्ट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ओवरी। इसी ओवरी के अंदर ही तो ओव्यूल प्रेजेंट है। इसी ओवरी के अंदर ही तो ओव्यूल होता है। तो आपका डिपेंड करता है किस टाइप का फ्लावर है, किस टाइप का प्लांट है। तो एक ओवरी के अंदर एक से ज्यादा ओव्यूल भी हो सकते हैं या फिर एक ओव्यूल भी हो सकता है। तो हमने यहाँ पे सिंगल ओवरी के अंदर सिंगल ओव्यूल को ड्रॉ किया है। इसी के अंदर आपका स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको एम्ब्रियो सैक बोलते हैं। यहीं पे तो दो जगह फर्टिलाइजेशन होता है। एक फर्टिलाइज करता है आपका सेंट्रल सेल से, जिससे कि आपके तीन तीन के सेट में, तीन न्यूक्लियस फ्यूज कर रहे हैं, तीन तीन के सेट में डीएनए प्रेजेंट है। इससे जो स्ट्रक्चर बनेगा इसको एंडोस्पर्म बोलते हैं। एंडोस्पर्म इज अ रिजर्व फॉर्म ऑफ अ फूड, खाना है जो कि एम्ब्रियो के डेवलपमेंट में, सीड जब आपका जर्मिनेट करेगा ना तो वहां पे ही खाना काम आएगा कि एम्ब्रियो से रूट वाला पार्ट बने और शूट वाला पार्ट बने। तो इस यहाँ पे आपका दो न्यूक्लियस फ्यूज हो रहे थे, तो ये जो स्ट्रक्चर डेवलप होता है बाद में एम्ब्रियो में डेवलप होता है। ठीक, ये पोस्ट फर्टिलाइजेशन में हम लोग दोनों ही स्टडी कर चुके हैं। इसके बाद जो आपका ये जो स्ट्रक्चर है ओवरी, ये पूरी ओवरी फर्टिलाइजेशन के बाद, इसको शेड कर देते हैं, ये पूरी ओवरी आपका फर्टिलाइजेशन के बाद किसमें डेवलप होती है? फ्रूट में। देख लेते हैं इसको भी। दिस ओवरी डेवलप्स इनटू fruit and after fertilization this ovule gets developed into seed। ये जो ओव्यूल है फर्टिलाइजेशन के बाद, ये पूरा ओव्यूल सीड में डेवलप हो जाता है। ओव्यूल सीड में। तो ये सीड के अंदर ही तो एंडोस्पर्म एंड एम्ब्रियो प्रेजेंट है। एंडोस्पर्म एंड एम्ब्रियो। अब ये एंडोस्पर्म
ऐसे ही परसिस्ट करता है सीड के अंदर, चेंज नहीं होता है कॉटिलीडन्स में। तो इसके बेसिस पे आपके दो टाइप्स के सीड है, इसको भी यहाँ पे ही हम सेम टाइम पे ही स्टडी कर लेते हैं। एंडोस्पर्म अगर एज सच रहता है सीड के अंदर, ठीक, सीड के अंदर एज सच रहता है, उन सीड्स को हम बोलते हैं एल्ब्यूमिनस सीड, एल्ब्यूमिनस सीड। एंड जिन सीड्स में एंडोस्पर्म आपका चेंज हो जाता है, पूरा यूज हो जाता है, एंड कॉटिलीडन्स वहां पे फॉर्म हो जाते हैं, कॉटिलीडन्स। तो एंडोस्पर्म तो रहा ही नहीं, अब रिजर्व फॉर्म ऑफ फूड कॉटिलीडन्स हो गया, दोनों के पास ही खाना है, दोनों ही रिजर्व फॉर्म ऑफ फूड है, बट वो एंडोस्पर्म आपका दूसरा स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेता है, कॉटिलीडन्स वहां पे बन जाते हैं, एंडोस्पर्म खत्म हो जाता है, उन सीड्स को हम लोग बोलते हैं नॉन एल्ब्यूमिनस सीड्स, नॉन एल्ब्यूमिनस सीड्स, या फिर नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स, या फिर आप बोल सकते हो दूसरे वालों को एंडोस्पर्मिक सीड्स, एल्ब्यूमिनस वालों को। तो जिसके अंदर एंडोस्पर्म एज सच प्रेजेंट है, उनको हम लोग बोलते हैं एल्ब्यूमिनस सीड्स, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, एल्ब्यूमिनस सीड, जिसमें कि आपका एंडोस्पर्म पूरा यूटिलाइज हो जाता है, वहां पे कॉटिलीडन्स फॉर्म हो जाते हैं, एंडोस्पर्म तो अब रहा ही नहीं, उनको हम लोग नॉन एल्ब्यूमिनस सीड्स बोलते हैं। एक बार हम लोग मैंगो फ्लावर के एग्जाम्पल को लेके यहाँ पे डायग्राम से समझ लेते हैं कैसे आपकी ओवरी डेवलप हो रही है फ्रूट में, कैसे फ्लावर पूरा आपका बन के फिर आपका पूरा झड़ जाते हैं, उसके फ्लोरल पार्ट्स झड़ जाते हैं, विदर्ड ऑफ हो जाते हैं, शेड ऑफ हो जाएंगे, फॉल ऑफ कर जाएंगे। तो देखिए आपका यहाँ पे एक डायग्राम दिया गया है, मैंगो फ्लावर का है, हियर इट इज मैंगो फ्लावर, ये पूरा आपका मैंगो फ्लावर है, वो हाईलाइट कर देते हैं, ये पूरा आपका मैंगो फ्लावर है। इस मैंगो फ्लावर में आपके मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट डेवलप हुए होंगे, वो कौन कौन से हैं आपके, स्टेमेन, जिसके अंदर क्या प्रेजेंट है, पोलन, और फीमेल पार्ट क्या था, कार्पल था, जो अभी हम बार बार ड्रॉ कर रहे हैं हर डायग्राम में। कार्पल में तीन पार्ट थे, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। अब फर्टिलाइजेशन तो ओवरी के अंदर हुआ था ना, यही तो ओवरी आपकी डेवलप होगी फ्रूट में, फर्टिलाइजेशन के बाद यही ओवरी डेवलप होगी फ्रूट में। तो आप डायग्राम देखिए, आप साइड वाला, ये पूरा आपका फ्लावर का डायग्राम है मैंगो के। इस मैंगो में देखिए जैसे मैच्योर हो गए तो ये पत्तियां थी जो उसकी पेटल्स थी, ये धीरे धीरे कैसे हो रही हैं, पेल हो रही हैं, हल्की हो रही हैं, ठीक है, ड्राई होंगी, गिर जाएंगी, झड़ जाएंगी। तो दूसरे वाले में देखिए पूरी झड़ गई, यहाँ पे देखिए झड़ गई है पूरी, तो दूसरे कलर से कर देते हैं, ये देखिए पूरी झड़ गई है, ड्राई हो गई है। अब ये जो उसमें ओवरी वाला पार्ट था, पिस्टल वाला पार्ट था, सिर्फ उतना ही पार्ट स्वेल करेगा आफ्टर फर्टिलाइजेशन। इसको साइड में ड्रॉ कर देते हैं एक बार, कौन सा कितना पार्ट आपका सिर्फ स्वेल कर रहा है, ओवरी वाला पार्ट, पूरी कार्पल तो इतनी बड़ी सी थी, ठीक है, फ्लावर छोटा सा ही है, ठीक, ये वाला पार्ट आपका, इतना पार्ट आपका साइज में नहीं ग्रो करेगा, सिर्फ ओवरी वाला पार्ट ही साइज में ग्रो कर रहा है। आपको डायग्राम में भी दिख रहा होगा, लेफ्ट हैंड साइड वाले डायग्राम में देखिएगा कि जो ग्रीन कलर की ओवरी स्वेल कर गई है, यही तो फ्रूट है, यही तो फ्रूट है, ठीक। इसके ऊपर इतना पार्ट, ये आपका स्टाइल स्टिग्मा था, ये रिड्यूस्ड रह जाता है, बिल्कुल ड्राई हो जाता है। अब ये पूरा आपका किसका शेप ले लेगा, मैंगो का, मैंगो का। आई होप आपको डायग्राम से समझ में आ गया हुआ, ये फूड है, फ्लावर है, इस फ्लावर में फर्टिलाइजेशन हुआ तो सिर्फ कार्पल के में ओवरी वाला पार्ट ही आपका साइज में ग्रो करेगी, इसी के ही अंदर तो सीड होगा मैंगो का, एक सीड, वो क्या था इस ओवरी के अंदर, ओव्यूल, देखिए ओव्यूल था। अब फिर से एक बार हम लोग टाइप्स ऑफ सीड्स को यहाँ पे चार्ट के थ्रू देख लेते हैं, फ्लो चार्ट के थ्रू। तो हम लोग ने सीड को दो पार्ट में क्लासिफाई किया है, नॉन एल्ब्यूमिनस सीड्स एंड एल्ब्यूमिनस सीड्स। एल्ब्यूमिनस सीड्स में एंडोस्पर्म एज सच रहता है, रिजर्व ऑफ फूड एंडोस्पर्म के ही फॉर्म में है, तो उनको हम एल्ब्यूमिनस सीड्स बोलेंगे। जिसमें एंडोस्पर्म पूरा यूटिलाइज हो जाता है, वहां पे नए रिजर्व फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर बनते हैं फूड के, जिनको हम लोग कॉटिलीडन्स बोलते हैं। तो जिसमें कॉटिलीडन्स प्रेजेंट है, एंडोस्पर्म अब रहा ही नहीं, उनको हम नॉन एल्ब्यूमिनस सीड्स बोलेंगे या फिर नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स। और जिसमें एंडोस्पर्म रहता है उनको एंडोस्पर्मिक सीड भी बोलते हैं। तो एनसीईआरटी के एग्जांपल आपके यहाँ पे लिखे हुए हैं, एनसीईआरटी के एक एक एग्जांपल को आपको याद होना चाहिए। तो एल्ब्यूमिनस सीड्स का आपके जो एग्जांपल है वो व्हीट है, मेज है, बार्ले है, कैस्टर है, सनफ्लावर है। एंड नॉन एल्ब्यूमिनस सीड का आपका पी है और ग्राउंडनट है। नीचे आपकी एक नोट लाइन दी गई है, उसको अभी हम स्टडी करेंगे, को भी देख लेते हैं क्या दिया गया उस लाइन में। इन सम सीड्स लाइक ब्लैक पेपर में एंड बीट में, यहाँ पे न्यूक्लियस भी रहता है, न्यूक्लियस भी परसिस्ट करता है उन सीड्स के अंदर, एंडोस्पर्म तो है ही, साथ ही साथ न्यूक्लियस का पार्ट भी रहता है। उन सीड्स में जो न्यूक्लियस रह गया उसको हम बोलते हैं पेरिस्पर्म। नाउ व्हाट इज न्यूक्लियस, यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं डायग्राम को एक बार फिर से। अगेन आई एम ड्रॉइंग द फीमेल पार्ट ऑफ अ फ्लावर, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। जितनी बार ये कुछ भी इससे रिलेटेड आपका
डिस्कशन होगा उतनी बार हम इसके डायग्राम को ड्रॉ करेंगे, फीमेल पार्ट को। इसके अंदर ओव्यूल प्रेजेंट है, ओव्यूल, इस ओव्यूल में ही तो एम्ब्रियो सैक है, एम्ब्रियो सैक को ड्रॉ कर लेते हैं। एम्ब्रियो सैक के बाहर वाला पार्ट जो न्यूक्लियस का मेन बॉडी वाला पार्ट है, इतना पार्ट, सॉरी ओव्यूल का ये वाला पार्ट है, ठीक, इतना पार्ट थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो गया। ठीक, इतना पार्ट आपका जितना येलो से हाईलाइटेड है ये आपका न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस। ठीक, अभी हम लोगों ने देखा कि एम्ब्रियो सैक के अंदर यहाँ पे एंडोस्पर्म बन रहा था, एंडोस्पर्म रिजर्व फॉर्म ऑफ अ फूड हो जाता है। लेकिन कुछ आपके सीड्स में ये सीड ही तो डेवलप होगा बाद में, ये पूरा ओव्यूल सीड में ही तो डेवलप होगा। तो कुछ सीड्स में न्यूक्लियस भी परसिस्ट करता है, तब उसको हम न्यूक्लियस ना बोल के क्या बोलते हैं, पेरिस्पर्म। क्या बोलेंगे हम, न्यूक्लियस तो बोलेंगे नहीं ना, क्योंकि ओव्यूल तो आपका किसमें चेंज हो गया है, सीड में। ओव्यूल तो सीड में चेंज हो गया है, तो हम लोग न्यूक्लियस वर्ड ना यूज करके अब उसके लिए पेरिस्पर्म यूज करते हैं। अब हम लोग एक बार फिर से यहाँ पे सीड के क्लासिफिकेशन को देखेंगे। सीड आपका दो टाइप्स में डिवाइडेड है, मोनोकॉट सीड एंड डाइकॉट सीड। वहां पे हम लोग एंडोस्पर्म के बेसिस पे सीड्स को दो क्लासेस में डिवाइड किया था, जिसमें एंडोस्पर्म थे, एल्बुमिनस जिसमें नहीं थे, नॉन एंडोस्पर्म। यहाँ पे हम कॉटिलीडन्स के बेसिस पे सीड्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड कर रहे हैं, जिसमें सिंगल कॉटिलीडन प्रेजेंट है, सिंगल कॉटिलीडन, उनको हम मोनोकॉट सीड बोलेंगे, और जिसमें दो कॉटिलीडन्स प्रेजेंट है उनको डाइकॉट सीड बोलेंगे। अगर हम बात करते हैं पी की, मटर के दाने की, दो पार्ट में खुल जाता है इस तरह से, छोला आपका दो पार्ट में खुल जाता है, राजमा आपका दो पार्ट में खुल जाता है, वो सब आपके कॉटिलीडन्स है जो खुल गए, ओपन हो गए, उनको डाइकॉट सीड्स बोलते हैं। जिसमें सिंगल सीड प्रेजेंट, सिंगल कॉटिलीडन प्रेजेंट होता है, उनको मोनोकॉट सीड्स बोलते हैं। लाइक अगर हम बीट की बात करते हैं, मेज की बात करते हैं, क्या आप उसको दो पार्ट में ओपन कर सकते हो, नहीं, तो क्योंकि उनके अंदर एक ही कॉटिलीडन प्रेजेंट होता है, उसको हमको क्या बोलते हैं, मोनोकॉट सीड्स। नेक्स्ट स्टडी करते हैं हम लोग सीड के स्ट्रक्चर को। तो पहले हम लोग मोनोकॉट सीड को देख लेते हैं। सी सीड में हमारे दो मेन स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। फर्स्ट इज रिजर्व फॉर्म ऑफ फूड, रिजर्व फॉर्म ऑफ फूड, ये आपका रोल प्ले करता है ड्यूरिंग सीड जर्मिनेशन। सीड जब जर्मिनेट करेगा, रूट वाला पार्ट बनेगा या शूट वाला पार्ट बनेगा, तो पहले से खाना तो चाहिए ही ना, पहले से फूड की रिक्वायरमेंट होगी ही उनके डेवलपमेंट के लिए। बाद में वो ग्रो कर जाएगा और फिर उसमें लीव्स आ जाएंगी, फोटोसिंथेसिस होगी, तो पहले से ही उसके डेवलपमेंट के लिए रिजर्व फॉर्म ऑफ फूड प्रेजेंट होता है सीड के अंदर। अब ये रिजर्व फॉर्म ऑफ फूड किस फॉर्म में प्रेजेंट है सीड में? अगर ये एंडोस्पर्म के फॉर्म में प्रेजेंट है एज सच, तो उन सीड्स को हम लोग एल्बुमिनस सीड बोल रहे थे। या फिर कुछ में क्या होता है, एंडोस्पर्म पूरी तरह से यूटिलाइज हो जाता है, वहां पे कॉटिलीडन्स फॉर्म हो जाते हैं, कॉटिलीडन्स फॉर्म हो जाते हैं, तो एंडोस्पर्म अब रहा ही नहीं, रिजर्व फॉर्म ऑफ फूड कॉटिलीडन्स है, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन एल्बुमिनस सीड्स। दोनों ही एंडोस्पर्म एंड कॉटिलीडन्स दोनों ही रिजर्व फॉर्म ऑफ फूड है, बस डिफरेंस क्या है, स्ट्रक्चर में। एंडोस्पर्म अगर एंडोस्पर्म के फॉर्म में ही है तो वो एल्बुमिनस सीड है, जिसमें कि वो यूज होके कॉटिलीडन्स बन जाते हैं, तो वो आपके कॉटिलीडनस सीड्स है। या फिर आप बोल सकते हो नॉन एंडोस्पर्मिक सीड या फिर नॉन एल्बुमिनस सीड्स। यहाँ पे हम लोग मोनोकॉट सीड में मेज के स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे। ये मेज के सीड का स्ट्रक्चर है, मेज सीड, मेज सीड। अब इसमें जो रिजर्व फॉर्म ऑफ फूड है वो एंडोस्पर्म के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, एंडोस्पर्म। देखिए डायग्राम में एंडोस्पर्म लिखा हुआ है, ये पूरा आपका एंडोस्पर्म है, ये पूरा एंडोस्पर्म है, इसके फॉर्म में आपका यहाँ पे प्रेजेंट है। अब क्या मेज के सीड में कॉटिलीडन्स नहीं है? कॉटिलीडन है एक, क्योंकि तभी तो हमने इसको मोनोकॉट सीड बोला है, एक कॉटिलीडन है। लेकिन यहाँ पे क्या दोनों ही फूड प्रेजेंट हो सकते हैं? नहीं, मेन जो रिजर्व फॉर्म ऑफ फूड है वो एंडोस्पर्म है। कॉटिलीडन जो यहाँ पे प्रेजेंट है, सिंगल कॉटिलीडन, वो रिड्यूस्ड फॉर्म में है, रिड्यूस्ड फॉर्म में है। उसको हम कॉटिलीडन ना बोल के क्या बोलते हैं, स्क्यूटेलम। देखिए नीचे बना हुआ है मेज के डायग्राम में स्क्यूटेलम, ये आपका रिड्यूस्ड कॉटिलीडन है। तो दोनों ही प्रेजेंट है। मेन फूड किसके पास है? एंडोस्पर्म के पास है। हम लोग ने यहाँ पे दो स्ट्रक्चर्स को देख लिया सीड के, एक तो एंडोस्पर्म को, दूसरा रिड्यूस्ड कॉटिलीडन जो एक प्रेजेंट होता है मोनोकॉट सीड में, तभी उनका नाम मोनोकॉट सीड है, इट इज स्क्यूटेलम। मेज का सीड सबने ही देखा होगा, उसको ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे। मेज का सीड में बीच की साइड पे सेंटर पे आपको व्हाइट व्हाइट सा पार्ट दिखता है, ये मेज का सीड है, तो यहाँ पे आपको बीच में व्हाइटिश पार्ट दिखता है। उस व्हाइटिश पार्ट यहाँ पे हम लोग ब्लू कलर से इसको बना लेते हैं, इतना इतना पार्ट आपको व्हाइट व्हाइट सा दिखता है। बाकी का रेस्ट पार्ट आपको कैसा दिखता है? येलो। तो ये इतना पूरा खाना पीना है ऊपर की साइड,
नीचे की साइड ही एम्ब्रियो का पार्ट है, तो ये आपका एंडोस्पर्म है। तो एंडोस्पर्म को कवर किए हुए वाला बैग जिसके अंदर एंडोस्पर्म रिजर्व फूड रखा हुआ है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोटेक्टिव कवरिंग। और ये आपकी किसकी बनी हुई होती है, एलिरोन की। तो ये एलिरोन लेयर प्रेजेंट होती है जो चारों तरफ रिजर्व फॉर्म ऑफ फूड एंडोस्पर्म को कवर किए है। ये प्रोटीन की बनी हुई होती है, प्रोटीन की। नेक्स्ट एम्ब्रियो वाले पार्ट को देख लेते हैं। एम्ब्रियो वाले पार्ट में क्या आएगा, प्लम्यूल आएगा और रेडिकल आएगा। प्लम्यूल एंड रेडिकल, ये प्लम्यूल है जिससे कि फ्यूचर शूट वाला पार्ट बनेगा प्लांट का, और रेडिकल से आपकी फ्यूचर रूट वाला पार्ट बनेगा। तो ये दोनों ही आपके यहाँ पे प्रेजेंट है। इतना पूरा आपका एम्ब्रियो का पार्ट है, बाकी को इरेज कर देते हैं। अब जो प्लम्यूल है, प्लम्यूल की भी कवरिंग देखो, यंग पार्ट ना डेलिकेट होता है। जो यंग पार्ट होता है वो डेलिकेट होता है। जैसे अगर बेबी की बात करते हैं कितना डेलिकेट होता है, उनको कितनी केयर करनी पड़ती है। तो प्लम्यूल भी तो फ्यूचर शूट है, वो यंग पार्ट ही तो है। तो इसकी यहाँ पे कवरिंग प्रेजेंट है, उसकी कवरिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, कोलियोप्टाइल। ये देखिए आपका कोलियोप्टाइल है। नेक्स्ट रेडिकल, जिससे कि फ्यूचर रूट बनेगी, इसकी भी कवरिंग है, ये भी यंग पार्ट है। रूट को तो बिल्कुल सॉइल के अंदर इम्बेड करना पड़ता है, अंदर जाना पड़ता है, तो भाई डैमेज होने के, यंग पार्ट के डैमेज होने के ज्यादा चांसेस है। तो इसके पास भी प्रोटेक्टिव कवरिंग है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोलोराइजा। ये आपका मोनोकॉट सीड का स्ट्रक्चर है। तो एक एंडोस्पर्म है, एक कॉटिलीडन्स प्रेजेंट है, तो वो कॉटिलीडन्स रिड्यूस फॉर्म में है जिसको हम स्क्यूटेलम बोल रहे हैं। एंडोस्पर्म हो गया, स्क्यूटेलम हो गया। कॉटिलीडन ही है लेकिन रिड्यूस्ड है, तो मोनोकॉट में उसको कॉटिलीडन्स ना बोल के हम स्क्यूटेलम बोलते हैं। एंडोस्पर्म जिस लेयर के अंदर पैक है उसको एल्यूरोन लेयर बोल रहे हैं। इस सीड की दो कवरिंग होती है, सीड कोट होते हैं। ठीक, अब ये सीड कोट दो है, आउटर वाला होता है टेस्टा और इनर वाला होता है टेगमेन। ठीक, सब में प्रेजेंट होते हैं सीड कोट, सारे सीड्स में सीड कोट प्रेजेंट होता है। तो अगर आप बॉईल करते हो किसके, ग्राम के सीड को बॉईल करो, ठीक, बाहर वाले साइड से अगर वो छिलका निकालोगे चने का बॉईल करने के बाद, वो ब्राउन कलर का, डार्क ब्राउन दिखता है। और वही छिलका जब निकल आता है उसके अंदर साइड से देखो लाइट कलर का है। तो ये दो लेयर आपस में फ्यूज है। तो बाहर वाली को टेस्टा बोलते हैं और इनर वाली को हम लोग क्या बोलते हैं, टेगमेंट बोलते हैं। ये सीड कोट प्रेजेंट होते हैं सीड में। नेक्स्ट हम लोग ने देखा जो आपका एम्ब्रियो वाला पार्ट है जो प्रेजेंट होता है, इट इज प्लम्यूल, जो आपसे इससे फ्यूचर रूट बनेगी उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लम्यूल। और जिससे फ्यूचर रूट बनती है उसको रेडिकल। प्लम्यूल की कवरिंग को कोलियोप्टाइल एंड रेडिकल की कवरिंग को कोलोराइजा। नेक्स्ट हम लोग डाइकॉट सीड के स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। हियर इट इज आवर सीड स्ट्रक्चर ऑफ अ डाइकॉट सीड। अब इसमें भी तो रिजर्व फॉर्म ऑफ फूड होगा, लेकिन यहाँ पे क्या है, कॉटिलीडन्स है। रिजर्व फॉर्म किसके फॉर्म, फूड किसके फॉर्म में, कॉटिलीडन, एंडोस्पर्म नहीं है। अब ये दो कॉटिलीडन है, कॉटिलीडन 1 एंड कॉटिलीडन 2, दोनों ओपन है, ये कॉटिलीडन्स है। इसमें एम्ब्रियो वाला पार्ट देखिए, एम्ब्रियो ये, ठीक। अब जहां से ये एम्ब्रियो अटैच्ड होता है और ये पूरा ये पार्ट एक्सिस, इसको एम्ब्रियोनल एक्सिस बोलते हैं। इट इज नोन एज एम्ब्रियोनल एक्सिस। जहां से जुड़ा हुआ होगा उसके ऊपर वाला पार्ट क्या होता है, जहां से जुड़ा हुआ होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है भले ही, जहां से एम्ब्रियो अटैच्ड है उसके ऊपर वाला पार्ट होता है एपिकॉटिल। और इसके नीचे वाला पार्ट होता है अटैचमेंट के, इसको बोलते हैं हम लोग हाइपोकॉटिल। एक बार साइड में हम डायग्राम को ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए ये आपके दो कॉटिलीडन्स हैं, दोनों आपस में अटैच्ड हैं। दो कॉटिलीडन्स मैंने बना दिए। अब इसमें क्या है, एम्ब्रियो। तो एम्ब्रियो कहीं ना कहीं से तो अटैच्ड होगा ना। एम्ब्रियो यहां से सपोज अटैच्ड है और ये जहां से अटैच्ड है एम्ब्रियोनल एक्सिस हो गई। इट इज एम्ब्रियोनल एक्सिस। एक्सिस में अटैचमेंट वाले पॉइंट से ऊपर वाला पार्ट इट इज नोन एज एपिकॉटिल। और नीचे वाला पार्ट क्या होता है, हाइपोकॉटिल। एपिकॉटिल में ही प्लम्यूल वाला पार्ट प्रेजेंट होता है, प्लम्यूल, जिससे कि फ्यूचर रूट निकले, शूट निकलेगी, सॉरी प्लम्यूल, फ्यूचर शूट निकलेगी। और इससे नीचे अटैचमेंट के हाइपोकॉटिल वाले पार्ट में रूट वाला पार्ट होता है, जिससे कि फ्यूचर रूट निकलेगी, फ्यूचर रूट। ठीक, तो रेडिकल आपका नीचे की साइड प्रेजेंट है, रेडिकल हाइपोकॉटिल में, प्लम्यूल ऊपर की साइड है। आप डायग्राम में देख लीजिए सारे पार्ट्स को। हम लोगों ने कॉटिलीडन्स देख लिए, दो कॉटिलीडन्स हैं। इसके बाद हाइपोकॉटिल एंड एपिकॉटिल, जहां से अटैच्ड होगा एम्ब्रियो वाला पार्ट उसके ऊपर का पार्ट एपिकॉटिल, नीचे वाला पार्ट हाइपोकॉटिल। एपिकॉटिल में प्लम्यूल, ये आपका प्लम्यूल वाला पार्ट है, इससे आपका फ्यूचर शूट निकलेगी। और रेडिकल जिससे कि फ्यूचर रूट निकलेगी। यहाँ पे भी सीड कोट प्रेजेंट होगा, सीड की कवरिंग होगी टेस्टा एंड टेगमेंट। सीड कवरिंग क्या होगी, टेस्टा एंड टेगमेंट, आउटर वाला टेस्टा लेयर, इनर वाली टेगमेंट वाली लेयर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे सीड का, इट इज सीड डोरमेंसी। व्हाट इज सीड डोरमेंसी? सी
सीड जब फॉर्म होता है तो तुरंत जर्मिनेट नहीं करता है, रेस्टिंग पीरियड होता है। सीड जर्मिनेट होने तक का जो रेस्टिंग पीरियड है उसी को ही हम डोरमेंसी पीरियड बोलते हैं। और ये डोरमेंसी आपकी बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होती है सीड्स के डेवलपमेंट के लिए। सीड को आपका मैच्योर करने में रोल प्ले करती है, उसको रेजिस्ट बनाने में, क्लाइमेटिक कंडीशन से उसको और ज्यादा स्ट्रांग बनाने में रोल प्ले करती है सीड डोरमेंसी। जो आपके घर में कंटेनर्स में, आपके किचन में राजमे का सीड है या दाल प्रेजेंट है, ये सारी ये है किस स्टेज में है? सीड डोरमेंट स्टेज में है सबका। ये आपकी डोरमेंसी वाली स्टेज है। और ये क्या कंटेनर्स के अंदर जर्मिनेट करना सीड स्टार्ट हो जाते हैं? नहीं। जब आप उसको प्रॉपर कंडीशंस दे दो तभी तो ये जर्मिनेट करते हैं। आप उसको पहले पानी में सोक करते हो, सोक करने के बाद आप सॉइल में सोक करते हो और फिर बाहर प्रॉपर न्यूट्रिशन सप्लाई देते हो, सॉइल प्रॉपर देते हो, तभी ये सीड डोरमेंसी ब्रेक होती है और सीड जर्मिनेट करता है। तो मोस्ट ऑफ द सीड डू नॉट जर्मिनेट सून आफ्टर देयर फॉर्मेशन। तो उतना टाइम पीरियड, ये अभी बने और बनने के बाद जर्मिनेट नहीं हुए, उतने टाइम पीरियड को हम क्या बोलते हैं? सीड डोरमेंसी। तो ये लिखा हुआ है नेक्स्ट लाइन में क्या? द पीरियड ड्यूरिंग विच दे डू नॉट जर्मिनेट। ठीक, उसी को ही तो हम क्या बोलते हैं? डोरमेंसी ऑफ सीड। ये किस कारण की वजह से होता है? एक तो भाई हार्ड सीड कोट, चने का, राजमे का, छोले का आप सीड कोट देखो कितना हार्ड होता है। नेक्स्ट, उसके अंदर क्या वाटर होता है? अगर वाटर होगा तो भाई इन्फेक्शन लग जाएगा, बैक्टीरिया उसको खा जाएंगे, पेस्ट लग जाएंगे। तो बहुत ही कम वाटर कंटेंट होता है सीड के अंदर। दूसरा, जब सीड बना उसके अंदर उसकी ग्रोथ को प्रमोट करने वाले हार्मोन नहीं है कि हाँ वो तुरंत जर्मिनेट कर जाए अपने आप ही। ऐसा नहीं होगा, जब तक प्रॉपर कंडीशन नहीं मिलेंगी तब तक अपने आप सीड जर्मिनेट नहीं करता। नेक्स्ट, जो आपका माइक्रोपाइल है वो बहुत ही ज्यादा स्मॉल होता है, जिससे कि ऑक्सीजन अंदर नहीं जा पाती है सीड को जर्मिनेट होने के लिए। नाउ व्हाट इज माइक्रोपाइल? माइक्रोपाइल, हाइलम, ये सारा स्ट्रक्चर हम यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं। ये आपका ग्राम का सीड है, इट इज ग्राम सीड। इस ग्राम सीड में आपने देखा होगा ऊपर की तरफ एक तरह से होल होता है, होल पार्ट होता है, और वहां पे एक स्कार भी होता है। ये क्या है? ये है क्या? ड्रॉ कर लेते हैं एक बार फिर से ओवरी ओव्यूल के स्ट्रक्चर को। ओवरी, इसी में क्या लगा हुआ होता है? ओव्यूल। पूरा डिटेल नहीं बताएंगे। अब ये जो जहां से ये इंटीग्यूमेंट्स ओपन थे इसी को तो माइक्रोपाइल बोलते हैं। ये ओपनिंग सीड में भी ये रहती है, इसी से ही आपका वाटर एंटर करता है जब सीड को सोक करते हो, और ऑक्सीजन भी एंटर करेगी। एंड जहां से अटैच्ड होता है ना सीड, इसको प्लेसेंटा बोलते हैं। लेकिन बाद में ये स्ट्रक्चर क्या होता है? हाइलम सीड में कहलाता है। हाइलम, इसको हम लोग हाइलम बोलते हैं। आ जाते हैं अपने टॉपिक पे। तो यहाँ पे आपका माइक्रोपाइल बहुत ज्यादा स्मॉल होता है। जो सीड के ओव्यूल होता है, इंटीग्यूमेंट्स होता है, फ्यूज नहीं होता ना, सीड में भी रहेगा, तो वो आपका रिस्पॉन्सिबल होता है वाटर के एंट्री के लिए एंड ऑक्सीजन के एक्सचेंज के लिए। तो सीड डोरमेंसी आपका इस वजह से होती है। नेक्स्ट लास्ट में है, सीड डोरमेंसी ब्रेक होती है। ऐसा नहीं है सीड कभी भी जर्मिनेट नहीं करेगा। कब करेगा? प्रॉपर कंडीशंस, जब हम ऑप्टिमम कंडीशंस को प्रोवाइड करेंगे तब ये आपका जर्मिनेट करता है। तो इन मोस्ट ऑफ द सीड डोरमेंसी कैन बी ब्रोकन बाय प्रोवाइडिंग ऑप्टिमम कंडीशंस फॉर जर्मिनेशन। नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं हम लोग। सीड डोरमेंसी हमारे लिए किस लिए बेनिफिशियल है? प्लांट्स के लिए। सीड क्यों डोरमेंट स्टेज में होने चाहिए? पहला तो ये, सीड अभी बने हैं तो जर्मिनेशन नहीं होता है, अनसुटेबल होती है इकोलॉजिकल कंडीशंस। अगर हम बात करते हैं किसी भी फ्लावरिंग प्लांट की, तो क्या साल भर उसमें फ्रूट्स आते हैं या सीड्स आते हैं? नहीं ना, प्रॉपर सीजनल सीजन होगा तभी उसमें फ्रूट्स आते हैं। अगर मैंगो की बात करते हैं तो उसमें समर्स के टाइम पे आते हैं। ठीक, सबका अपना अपना मैचुरेशन का टाइम है। तो सीड जो बन गए तो क्या वो उनके लिए सही सीजन है सो करने के लिए कि वो जर्मिनेट कर पाएंगे? नहीं। तो उतना टाइम पीरियड का लैप्स हो जाता है कि हाँ वो प्रॉपर डोरमेंट स्टेज में, जब उनका क्लाइमेटिक कंडीशन है तब आप सो कर दीजिए उसको और वो जनरेट कर जाए। तो उस कंडीशन में जब सीड बनते हैं तो सर्वाइवल रेट क्या होते हैं? कम होते हैं। ठीक, सीड कम ही सर्वाइव कर पाएंगे क्योंकि उनके लिए प्रॉपर कंडीशन है नहीं। अभी तो वो बने हैं ना, जर्मिनेशन का टाइम तो हर प्लांट का अलग होता है, कब उनको लगाया जाए, कब उनको हार्वेस्ट किया जाए। तो ये पहला पॉइंट क्या है, क्यों बेनिफिशियल है? डोरमेंसी इज अ मैकेनिज्म टू प्रिवेंट जर्मिनेशन ऑफ ड्यूरिंग अनसुटेबल इकोलॉजिकल कंडीशन। भाई सीजनल चेंजेस है ही नहीं, वो पर्टिकुलर हमारा सीजन ही नहीं है जिसमें वो सीड ग्रो करेगा, तो बचा लेता है सीड को। व्हेन द प्रोबेबिलिटी ऑफ सीडलिंग सर्वाइवल इज लो, उस कंडीशन में सीडलिंग आपका सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा। दूसरा क्या है, ये डोरमेंसी से डिले हो जाता है जर्मिनेशन का प्रोसेस, जिसके लिए इनफ टाइम मिल जाता है सीड को डिस्पर्स होने के लिए, स्प्रेड होने पे के लिए। जो आपके अपने आप डिस्पर्स हो जाते हैं सीड, जैसे आपका
फॉरेस्ट की बात करते हैं या रोड साइड की बात करते हैं, तो सीड वहां पे पेड़ों पे बने और पेड़ों के बनने के बाद क्या वहीं लग जाएंगे? लग जाएंगे तो ग्रो ही नहीं कर पाएंगे, सारे के सीड उसी जगह पे लग जाएंगे। कैसे जर्मिनेट करेंगे? सारे प्लांट एक ही, सारे सबके प्लांट के एक ही जगह सीड है, सब अपना न्यूट्रिशन ले रहे होंगे, सॉइल की क्वालिटी लो हो जाएगी। तो डिस्पर्सल के लिए बहुत टाइम मिल जाता है सीड डोरमेंसी की वजह से। नेक्स्ट टॉपिक है वायबिलिटी ऑफ सीड। सीड ये कितने टाइम तक वायबल रह सकते हैं? डोरमेंसी स्टेज कब तक रह सकती है, उसके बाद ये खराब हो जाएंगे सीड। तो जितनी देर तक वो डोरमेंसी वाले सीड में लाइव रहते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं? वायबिलिटी। सी द फर्स्ट पॉइंट, ड्यूरिंग डोरमेंसी पीरियड द इमैच्योर एम्ब्रियो रिमेन्स अलाइव एंड सीड भी आपका, अगर एम्ब्रियो अलाइव है तो सीड भी अलाइव रहेगा। लेकिन ये प्लांट टू प्लांट, सीड टू सीड वेरी करती है कि किस प्लांट का वो सीड है। कुछ की आपकी कुछ मंथ्स ही हो सकती है, कुछ की आपकी ईयर्स हो सकती है, काफी साल तक वो हो सकते हैं। तो कुछ आपके जो सीड्स हैं वो आपके फ्यू डेज या फ्यू मंथ तक ही उनकी वायबिलिटी रहती है, उसके बाद ये डेड हो जाते हैं। फिर जर्मिनेट कितना भी करवाते रहो नहीं होंगे, डेड हो चुके हैं ना क्योंकि। और कुछ की आपकी बहुत साल तक होती है। कुछ रिकॉर्ड्स हैं, ये पूरा आपका एनसीईआरटी में एज सच ये लाइन लिखी हुई है, आपको ऐसे ही याद करनी है। कुछ आपके सीड्स के रिकॉर्ड दिए गए हैं। एक आपका प्लांट का सीड है जो कि 10,000 साल तक डोरमेंसी वाले पीरियड में रहा, और ये कहाँ पाया गया? आर्कटिक टुंड्रा। देखिए किसी भी चीज को ज्यादा लो टेम्परेचर पे रख दो तो वो कभी डेड होती ही नहीं होती। आर्कटिक टुंड्रा कितना आपका लो टेम्परेचर वाला एरिया है, वहां पे फॉसिल पाया गया, एक्सकेवेट किया गया एक सीड को। किसके सीड को? ल्यूपोइन के सीड को, जिसका नाम है ल्यूपिनस आर्कटिकस प्लांट। एक आर्कटिकस प्लांट, ये आपका सीड एक्सकेवेट निकाला गया था। कहां से निकाला गया था? आर्कटिक टुंड्रा वाले रीजन से। तो अब देखो इतना ठंडा लो टेम्परेचर वाला एरिया है, ये 10,000 साल तक इसकी डोरमेंसी रही, उसको जर्मिनेट भी कराया गया। दूसरा आपका रिकॉर्ड है इट इज ऑफ डेट पाम। ठीक, ये 2000 साल तक की डोरमेंसी में रहा है। अब ल्यूपोइन का यहाँ पे देखिए, जो मैंने अभी डिस्कस किए हैं दो पेड़, उनका एक बार डायग्राम भी देख लेते हैं। थोड़े टाइम तक आपका परसिस्ट करेगा, जब तक आप डायग्राम देख लेते हो तो आपका इजिली एक्सेप्ट कर लेता है, माइंड को याद रहता है। ल्यूपोइन का डायग्राम एंड डेट पाम का डायग्राम हम देख लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे ये ल्यूपोइन का डायग्राम है एंड ये आपका डेट पाम का है। तो ये दो रिकॉर्ड अभी तक देखे गए हैं। ल्यूपोइन का 10,000 साल का डोरमेंसी का सीड जर्मिनेट हुआ और डेट पाम 2000 साल का जर्मिनेट हुआ। नेक्स्ट टॉपिक इज फ्रूट। फ्रूट क्या है? फर्टिलाइजेशन के बाद जो ओवरी होती है फ्लावर में, वही डेवलप होती है फ्रूट में। तो फर्टिलाइज्ड ओवरी ही फ्रूट है। एक बार यहाँ पे मैंगो के फ्लावर से देख समझ लेते हैं। सी, ये आपका मैंगो का फ्लावर है, तो यहाँ पे पॉलिनेशन हो गया, फर्टिलाइजेशन हो गया। तो फर्टिलाइजेशन एंड पॉलिनेशन के बाद ये जो आपके फ्लोरल पार्ट है, ये आपके साइड में दिख रहे हैं पेटल्स, ये सब आपके ड्राई हो जाते हैं, फॉल ऑफ हो जाते हैं फ्लावर से। बचता क्या है? सिर्फ फीमेल पार्ट। फीमेल पार्ट तो बचता है, लेकिन फीमेल पार्ट में सिर्फ ओवरी ही डेवलप होती है फर्टिलाइजेशन के बाद, बाकी स्टाइल एंड स्टिग्मा छोटा सा ही रहता है। ठीक है, ओवरी ही फ्रूट में डेवलप हो रही है। ओवरी की जो वॉल होती है, ओवरी की वॉल, यही ओवरी की वॉल बनाती है फ्रूट की वॉल को। फ्रूट की वॉल को, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? पेरिकार्प, नोन एज पेरिकार्प। अब पेरिकार्प की भी 3 लेयर हैं, 3 लेयर्स हैं पेरिकार्प की। सबसे बाहर वाली को हम एक्सोकार्प या एपिकार्प बोलते हैं, मिड वाली को मीजोकार्प और इनर वाली को एंडोकार्प। ये पेरिकार्प की 3 लेयर्स है। यहाँ पे मैंगो का एग्जाम्पल लेके ही फिर देखेंगे। जो मैंगो का छिलका होता है, छिक्कल होता है, उसको हम एपिकार्प या एक्सोकार्प बोलते हैं। जो मैंगो का फ्लेशी पार्ट होता है, जिसको आप खाते हो, उसको हम मीजोकार्प बोलते हैं। और जो सबसे अंदर की तरफ सीड के ऊपर कवरिंग पेरिकार्प की होती है, इनर मोस्ट कवरिंग, इसको हम एंडोकार्प बोलते हैं। उसके बाद सीड रखा होता है। आप सीड कोट एंड एंडोकार्प में कंफ्यूज मत होना। सीड कोट टेस्टा एंड टेगमेंट होते हैं, और जो एंडोकार्प है वो आपका पेरिकार्प की इनर मोस्ट लेयर है, जो सीड के ऊपर प्रेजेंट होती है, सीड का पार्ट नहीं है। ठीक, अब आपके जो फ्रूट्स होते हैं वो दो टाइप के यहाँ पे हैं। फ्लैशी फ्रूट्स, क्योंकि फ्लैशी से हैं, लाइक मैंगो एंड गुआवा। दूसरे हो गए आपके ड्राई फ्रूट्स, जो ड्राई होंगे, जैसे कि हम बात करते हैं मूंगफली की, ग्राउंड नट या फिर मस्टर्ड की। या फिर कैसे हैं? ड्राई है ना, फ्लैशी थोड़ी ना है। तो फ्लैशी फ्रूट्स भी होते हैं, ड्राई फ्रूट्स भी होते हैं। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ फ्रूट्स। यहाँ पे हमने टाइप्स ऑफ फ्रूट्स है, फ्रूट्स को दो कैटेगरी में यहाँ पे क्लासिफाई किया है। वन इज फॉल्स फ्रूट, अनदर वन इज ट्रू फ्रूट। अब ये असली के और झूठे फ्रूट्स, ऐसा क्या क्यों बोला गया?
जो मेन हमारा फ्रूट है वो किससे डेवलप हो रहा है, ओवरी से। तो जब फ्रूट आपका ओवरी फर्टिलाइज हो जाएगी उससे डेवलप होंगे, ओवरी से ही फर्टिलाइजेशन के बाद डेवलप होंगे, उनको ट्रू फ्रूट्स बोलेंगे। असली फ्रूट्स तो वही हैं। लेकिन कुछ केसेस में क्या होता है, कुछ फ्रूट्स हैं वो आपका ओवरी से डेवलप नहीं होते, अदर फ्लोरल पार्ट से डेवलप होते हैं, अदर देन ओवरी, अदर फ्लोरल पार्ट से डेवलप होते हैं, ओवरी से नहीं डेवलप होते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, फॉल्स फ्रूट। इसका एग्जाम्पल है आपका एप्पल एंड स्ट्रॉबेरी, एप्पल एंड स्ट्रॉबेरी। ठीक, ये आपका थैलमस से, थैलमस जिसके ऊपर पूरा फ्लावर रखा हुआ होता है, स्टूडेंट पार्ट जिसको रिसीव करता है फ्लावर पूरा, उसको हम लोग थैलमस बोलते हैं। ठीक, एक बार यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं फ्लावर का। देखिए ये आपका फीमेल पार्ट है, वही तो बचता है सिर्फ फ्लावर में, और ये ओवरी है। तो अगर हम किसकी बात कर रहे हैं, एप्पल की, तो यहाँ पे आपके छोटे छोटे ओव्यूल्स प्रेजेंट है, और जिसके ऊपर ये रखा हुआ होता है, पूरा फ्लावर अटैच होता है, क्या बोलते हैं हम, थैलमस। तो एप्पल के केस में फर्टिलाइजेशन तो हुआ, यहाँ पे सीड तो आपके यहीं पे बन रहे हैं, ओवरी डेवलप नहीं होती है, ये थैलमस वाला पार्ट ऊपर को बढ़ जाता है, ये वाला पार्ट ऊपर को बढ़ जाएगा और एप्पल का शेप लेगा। देखिए एप्पल का शेप इसी तरह से तो होता है, सेंटर पे आपकी क्या है, ओवरी ही प्रेजेंट है इस तरह से, ये आपका ओवरी और स्टाइल स्टिग्मा यहीं पे होगा। तो डेवलप क्या हुआ इस केस में, थैलमस डेवलप हुआ ना फ्रूट में, तो इसको हम क्या बोलते हैं, फॉल्स फ्रूट। डायग्राम देख लीजिए जो एनसीईआरटी में दिया गया है, हियर इट इज द डायग्राम। ये आपका थैलमस है, ये थैलमस ही डेवलप हुआ है फ्रूट में, ठीक है। ओवरी तो अंदर की साइड है, ये आपका पूरा ओवरी है, इसी के अंदर सीड्स प्रेजेंट है। देखिए ओवरी की ये लेयर्स हैं, ओवरी की लेयर्स अंदर होंगी, थैलमस की लेयर अलग है। तो फ्रूट की वॉल हमने बोला ओवरी की वॉल बनाती है, लेकिन यहाँ तो फ्रूट थैलमस से बना हुआ है, तो ओवरी तो अंदर की तरफ है, तो मीजोकार्प एंडोकार्प इसमें अंदर है। सेम यहाँ पे साइड में स्ट्रॉबेरी का दिया गया, ये भी थैलमस से डेवलप होता है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज, क्या एक फ्रूट में एक ही सीड होता है, नहीं, कुछ बहुत सारे ऐसे फ्रूट्स हैं उसमें नंबर ऑफ सीड्स प्रेजेंट है, लाइक थाउजेंड्स ऑफ मिलियंस ऑफ सीड्स प्रेजेंट है। यहाँ पे एग्जांपल एनसीईआरटी के ही हम पढ़ेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी के एग्जांपल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, डायरेक्टली नीट में ऐसे ही पूछे जाते हैं। तो ऑर्किड फ्रूट, ऑर्किड फ्रूट आपका क्या है, ये देखिए ये आपका ऑर्किड फ्रूट है, ये छोटे छोटे ब्लैक ब्लैक दिख रहे हैं, ये सीड्स आप काउंट कर सकते हो कितने, नहीं ना, कितने नंबर ऑफ सीड्स प्रेजेंट है। दूसरा आपका एग्जाम्पल दिया गया ओरोबैंके का, ओरोबैंके का देख लीजिए इस तरह से, ये आपका ओरोबैंके का फ्लावर है, ये देखिए ये फ्रूट्स, इतने सारे सीड्स हैं, इनके एक एक सीड्स, ये कितने नंबर ऑफ सीड्स प्रेजेंट है फ्लावर में आफ्टर फर्टिलाइजेशन, फ्रूट में डेवलप हो, फ्रूट में प्रेजेंट है। तो ये एक दूसरा एग्जाम्पल हो गया ओरोबैंके के। थर्ड एग्जाम्पल है स्ट्रीगा का, स्ट्रीगा का देखिए ये स्ट्रीगा है, इसमें भी नंबर ऑफ सीड्स डेवलप होते हैं, बहुत थाउजेंड्स में आपके सीड्स, लैक्स में डेवलप हो रहे हैं। एंड द लास्ट इज एग्जाम्पल ऑफ फिकस, फिग, फिग कैटेगरी है जिसमें, तो ये आपका फिग है, इसमें भी देखिए कितने सारे सीड्स हैं। तो आपके ये एग्जाम्पल दिए गए थे कि फ्रूट्स में जरूरी नहीं है कि एक ही सीड प्रेजेंट हो, लाइक इन केस ऑफ मैंगो या गुआवा में भी आपका कम ही सीड्स, इनके कंपैरिजन में तो कम ही सीड्स प्रेजेंट है। तो ये चार एग्जाम्पल है जिसमें बहुत ज्यादा थाउजेंड्स है या फिर लैक्स में आपके सीड्स प्रेजेंट हैं, ऑर्किड फ्रूट, ओरोबैंके एंड फिकस में। सारा कुछ हम लोगों ने फ्रूट्स एंड सीड्स के बारे में डिस्कस कर लिया है। हमारा पूरा रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के सारे इवेंट्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम लोग नेक्स्ट दो टॉपिक इस चैप्टर के रह गए हैं, वो लास्ट लेक्चर होगा हमारे इस चैप्टर का, फिर हमारा ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स को हम लोग देख लेते हैं कि क्या हमारे सारे स्टेप्स डिस्कस हो चुके हैं। तो हम लोग ने एंडोस्पर्म डेवलपमेंट भी पढ़ चुके हैं, एम्ब्रियो भी पढ़ चुके हैं, फ्रूट भी बन गया, सीड भी बन गया। अब सीड से ही तो नई जनरेशन आएगी, फ्रूट खा लेंगे हम लोग, हमारे यूज का हो जाएगा, सीड आपका नया प्लांट लगाएगा। दिस इज ऑल अबाउट पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स।